श्री आत्माराम शर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं डॉक्टर अनुराग कुलश्रेष्ठ जी से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और उनका स्वागत करें। जी डीन हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। श्री विनय उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं और जो लोग कहते हैं कि आवाज़ों के चेहरे नहीं होते तो उनके लिए ये किंवदंती है और ये एक उनके लिए अपवाद भी है कि आवाज़ का भी चेहरा होता है और उसका नाम है विनय उपाध्याय। तो मैं गुजारिश करूंगा कि रितेश जी आएं और विनय जी का स्वागत करें। सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूं वो हैं श्री आत्माराम शर्मा जी। इनका तारुफ ये है, जब मैंने पूछा कि एक शब्द क्या होना चाहिए कि मैं इन्हें बुलाऊं, तो उन्होंने कहा कि ये संस्कृति के योद्धा हैं, संस्कृति के प्रेमी हैं, रसिक हैं, और इस सबसे ऊपर जो इनकी तबीयत है वो ये है कि इनकी लेखनी की अपनी एक बहुत अलग शैली है और उस शैली की मौलिकता के लिए इन्हें जाना जाता है। कई समाचार पत्रों में कला समीक्षक के रूप में आपने बहुत काम किया है। आपका रचना कर्म सरहदों के पार विस्तार पाता हुआ है। कविता संग्रह क्षमा करना हमें, आधुनिक समय में हिंदी की चुनौतियां, प्रवासी हिंदी, प्रवासी सृजन संसार तथा विश्व में हिंदी, ये इनकी पुस्तकें हैं। इन सबके साथ साथ इनका जो एक और तारुफ है वो ये हो सकता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़े होने के बाद भी अपने आसपास इतनी जगह रखते हैं कि आप उनसे बहुत आसानी से, बहुत सरलता से मिल सकते हैं। अपनी सरलता और सहजता को लेकर उनकी तबीयत यह है कि उनके चेहरे पर आप उस चीज को देख सकते हैं। तो आत्माराम जी आप आएं और आपका विषय यादों में फिल्मकार एक स्मरण, तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पे मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मनमोहन चड्ढा साहब, आदरणीय अदिति जी, आदरणीय डॉक्टर अजय भूषण जी, बड़े भाई विनय उपाध्याय जी एवं यहाँ उपस्थित मित्रों, सबसे पहले मैं संस्कृति विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर पर अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया। प्रख्यात फिल्म समीक्षक, प्राध्यापक, लेखक एवं कला गुरु श्री राम ताम्बकार जी तथा नाट्य लेखक, फिल्म समीक्षक, संस्कृत कर्मी एवं बड़े भाई सुनील मिश्र जी के बारे में बोलते हुए मैं भावुक हो रहा हूँ। सुनील जी के लिए मेरे मन में अनेक यादें हैं। वे बड़े भाई, मित्र के रूप में 3 दशकों से मुझसे जुड़े थे। सरकारी बात हो, निजी बात हो, कोई राय हो, कोई समस्या हो, उन्हें बिना हिचक बताया जा सकता था और वे मदद करने को हमेशा तत्पर रहते। यादों में फिल्मकार विषय पर अपनी बात रखते हुए मुझे गुजराती फिल्म एवं सीरियल निर्माता हिमांशु याग्निक जी याद आ रहे हैं। 90 के दशक में जब भोपाल में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, उस समय वे और उनकी रंगकर्मी पत्नी अहमदाबाद से भोपाल आए थे। हिमांशु जी ने दूरदर्शन के लिए अनेक सीरियल बनाए। वे भोपाल के मौसम, झीलों और सांस्कृतिक माहौल के दीवाने थे। रोज शाम को वे भारत भवन की कैंटीन में चाय पीने पहुंचते और युवा रंगकर्मियों से घंटों बतियाते। ऐसी ही एक शाम सुनील जी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। तब मैं नई दुनिया अखबार में कला समीक्षा और आकाशवाणी भोपाल में युववाणी के लिए समसामयिक विषयों पर लिखता था। हिमांशु जी ने दूसरे दिन प्रोफेसर कॉलोनी में अपने निवास पर मिलने के लिए मुझे बुलाया। मैं पहुंचा तो हिमांशु जी ने टेबल के सामने मुझे बैठाया
और दराज से कागज निकालकर मुझे देते हुए बोले, गांव की स्कूल जाती लड़कियां। गांव देहात में पढ़ने के लिए स्कूल जाती लड़कियों के बारे में 2-3 मिनट तक सोचता रहा, लेकिन विचार शून्यता की स्थिति बनी रही। आगे एक भी शब्द नहीं लिख पा रहा था। हिमांशु जी ने मेरी असहजता समझ गए और बोले, बगल के कमरे में जाकर आराम से लिखो। बगल के कमरे में जाकर मैंने कुछ 100 शब्द लिखे और वापस लौटकर उन्हें कागज थमा दिया। वे शांत भाव से देर तक उसे पढ़ते रहे। मुझे लगा शायद वे कुछ संशोधन बताएंगे, लेकिन देर तक चुप्पी छाई रही। फिर वे बोले, सीरियल लेखन के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। अगर तैयार हो तो बात आगे बढ़ सकती है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और उसके बाद मैंने उनके सीरियल रक्त रंग की 12 कड़ियां लिखी तथा उनकी पत्नी द्वारा निर्देशक नाटक अनारदे रानी के संवाद लिखे। इन लोगों के साथ काम करते हुए मैंने इस विधा की चुनौतियां और टीवी सीरियल में तत्काल लेखन क्षमता के महत्व को समझा। निष्कर्ष यह है कि सीमित समय में कम शब्दों का प्रयोग करके विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति सिनेमा लेखन की आवश्यक योग्यता है। इसी प्रकार श्री राम ताम्रकार जी से भी मेरा परिचय सुनील जी ने ही करवाया था। वे फिल्म विकास निगम के लिए सत्यजीत राय पर किताब संपादित कर रहे थे। किताब की कंपोजिंग नई दुनिया में हो रही थी और यह काम मेरे जिम्मे था। इस दौरान कंपोजिंग को लेकर एक रोचक वाकया हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, प्रिंटिंग की दुनिया में 90 के दशक में फोटो कंपोजिंग का शुरुआती दौर प्रारंभ हुआ और पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले टाइप फॉन्ट सीमित संख्या में उपलब्ध होते थे। ताम्रकार जी चाहते थे कि किताब में सत्यजीत राय की फिल्मों के नामों का उल्लेख इटैलिक में होना चाहिए। फोटो कंपोजिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें उस दौर में ये ऐसा होता था कि इटैलिक फॉन्ट अगर करना है तो बहुत सारी कोडिंग लिखना पड़ती थी। तो जो ऑपरेटर थे वो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि इटैलिक की जगह इन्वर्टेड कॉमा से काम चलाया जा सकता है। तो सारे ऑपरेटर यही पैरवी करते थे। लेकिन ताम्रकार जी बोले कि नहीं, ये तो किताब में अगर नाम जाएंगे तो वो इटैलिक में ही जाएंगे। वो अड़े हुए थे इस बात पे। तब सुनील जी ने समाधान के लिए मुझे ताम्रकार जी से मिलवाया। मतलब मैं नई दुनिया के जो कंपोजिटर हैं उनकी तरफ से ताम्रकार जी के साथ पहुंचा। तो ताम्रकार जी ने मुझे समझाया कि ये इटैलिक जो फॉन्ट है ये बनाया क्यों गया है, क्या जरूरत है। क्योंकि उस दौर में कंपोजिंग में कोई सुंदरता का वैसा मतलब एक बिंब नहीं था कि सुंदरता के लिए इटैलिक फॉन्ट का इस्तेमाल करना है। तो ताम्रकार जी ने कम से कम 10 किताबों में मुझे दिखाया, जो स्कॉलर्स की किताबें थीं और भी जो विशिष्ट नाम जहां उल्लेख करना है वहां इटैलिक फॉन्ट का इस्तेमाल होता है। तो उनने मुझे बताया कि ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें जो है अगर अपन नामों को इटैलिक में करेंगे तो जो है बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। बहरहाल मैंने उनकी बात को समझा और अपने ऑपरेटरों को बताया कि भाई ये तो किसी भी हालत में जाना है, और अंततः हम उनकी बात मान गए और किताब में फिल्मों के नाम इटैलिक में ही प्रकाशित हुए। बाद में नई दुनिया की एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला थी पर्दे की परियां, जिसका संपादन श्री राम जी ने किया था। तो उस संदर्भ में मैं श्री राम जी से मिलता रहा और काम करता रहा। सुनील जी के साथ मैंने अमिताभ बच्चन पर मोनोग्राम सदी का नायक भी संपादित किया था। उनमें काम के प्रति समर्पण, निष्ठा अनूठी थी। दृष्टि ऑफसेट के हमारे मित्र अशोक गुप्ता जी ने इस मोनोग्राम को बहुत ही सुंदरता से और उदारता से प्रकाशित किया था। प्रेस में जब यह मोनोग्राम छप रहा था तो हम वहां गए। रात के 2 बज रहे थे। छपाई मशीन पर काम करने वाले ऑपरेटर हमें जानते थे। इतनी रात को हमारी वहां उपस्थिति देखकर
वे बहुत उत्साहित हो गए। उनसे जिस विनम्र भाव से सुनील जी ने बात की वह बहुत दुर्लभ थी। जो काम करने वाले, खास तौर से टेक्निकल लोग जो होते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं वो लोग, तो उनको ये उम्मीद नहीं रहती कि कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो हमेशा लाइमलाइट में रहता है वो आके उनसे आएगा और उनके काम को देखेगा। तो लेकिन सुनील जी के अंदर ये बात थी। अनेकों बार हमने ये महसूस किया कि जो सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है उससे भी वो उतनी सहजता से, उतनी आदर से बात करते थे। सादगी लगभग उनकी पहचान थी। आप सबको याद होगा, कैसा भी मौसम हो, अभी हमारे मित्र जिक्र कर रहे थे कि वो हाफ शर्ट में रहते थे। मैंने इतने वर्षों में शायद ही, मतलब बहुत कम ऐसी अवस्था होती थी जब वो बड़ा गेटअप में पैंट शर्ट या इस तरह की चीजें पहने, हमेशा हाफ शर्ट में उनको मैंने देखा। तो शायद ये उनकी सहजता ही थी। रिश्तों को किसी भी कीमत पर निभाने वाले सुनील जी सिने अभिनेता धर्मेंद्र जी के आत्मीय संबंध थे और उनके जन्मदिन पर वे मुंबई जाकर उन्हें बधाई देते थे। इस अवसर पर भोपाल से भी अनेक मित्रों को वे अपने साथ मुंबई ले गए और ये सौभाग्य मुझे ही मिला। एक बार मैं भी उनके साथ मुंबई गया था धर्मेंद्र जी के जन्मदिन पर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ सुनील जी के बारे में। आधुनिक समय में पारिवारिक रिश्तों को निभाना उनसे सीखने योग्य था। वे छोटी छोटी बातों में अनमोल खुशियां खोजते थे। अपनी बहन के मोबाइल का वाउचर वे हर महीने रिचार्ज किया करते थे। आपको याद होगा, एक जमाने में मोबाइल बहुत ही महंगा होता था और हर महीने उसको रिचार्ज करना पड़ता था। एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर, यूं ही पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? वे सहज भाव से बोले, मेरी बहन ने जो असीम स्नेह और प्यार दिया है मुझे, उसके एवज में यह तुच्छ सा दायित्व निभाने में मुझे बहुत अपार खुशी मिलती है। और मजा यह है, यह खुशी मुझे हर महीने प्राप्त होती है, तो इसलिए मैं इसको रिचार्ज करता हूं। भारत भवन में 90 के दशक में भोपाल के विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े कला समीक्षकों के लिए कला बोध कार्यशाला का आयोजन हुआ। विनय जी को याद होगा। तो इस कार्यशाला को देश के प्रसिद्ध कला गुरु संबोधित करने वाले थे। नई दुनिया के नियमित कला समीक्षक इसमें शिरकत कर रहे थे। मैं नई दुनिया में कभी कभार ही कॉलम लिखा करता था, लेकिन इस आयोजन में शामिल होने की मेरी बहुत इच्छा थी। अब वहां नियम यह था कि एक समाचार पत्र से एक ही कला समीक्षक आएगा, और मैं चूंकि अनियमितकालीन था तो जो दूसरे अपने मित्र थे वो उसमें शामिल हो रहे थे। अब मैंने पूछा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा साहब एक ही आदमी आएगा, आपको तो कोई वहाँ मौका नहीं मिलने वाला। अब मैं बड़ा दुखी हो रहा था। मैंने सुनील जी से कहा कि भाई कुछ देखिए, अगर कुछ संभव हो तो सुनील जी ने कहा, वो मुस्कुराए, बोले तुम आ जाना, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। दूसरे दिन उनकी मदद से मैं उपयोगी कार्यशाला में शामिल हो सका। उल्लेखनीय बात यह है कि सुनील जी ने अपने इस उदार सहयोग का कभी किसी से जिक्र तक नहीं किया। जैसा उनका बड़ा कद था वैसा ही उनका बड़ा दिल था। कंप्यूटर पर टाइप करने संबंधी टेक्नोलॉजी और फॉन्ट संबंधी जानकारी के लिए वे बिना किसी हिचक के किसी भी समय मुझसे मदद मांग लेते थे। अपने मित्रों में यूनिकोड प्रचार अभियान की मेरी उपयोगी योजना से वे सहमत थे और इसके प्रचार में उन्होंने अनेक तरह से मेरी सहायता की। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हैंड कंपोजिंग से जब कंप्यूटर मतलब फोटो कंपोजिंग की टेक्निक शुरू हुई, तो हिंदी का जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में इतनी विविधता है, और मेरे ख्याल से आज भी मतलब अगर यहाँ 10 लोग हिंदी में टाइप करने वाले बैठे होंगे तो शायद ही 5 लोग ही शायद एक तरह का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हों। मतलब जितने तरह के लोग हैं उतने तरह का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी सुनील जी से इस बारे में बड़ी बात हुई और वो इसके बहुत पैरोकार थे कि क्या ऐसा तरीका है कि हम जो है कीबोर्ड में एक रूपता लाएं। वो चाणक्य फाउंट प्रमोद जी को याद होगा, उस पर फ्रिक्वेंटली काम करते थे और
किसी आयोजन में जाएं, किसी सरकारी गतिविधि में शामिल हो, खुद ही सारा कुछ टाइप करके और रेडी टू प्रिंट वाली स्थिति उनकी हमेशा रहती थी। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या टाइप की होती थी। मतलब ये कि अगर आपने एक कंप्यूटर में टाइप किया कुछ, उसको आप प्रेस में भेज रहे हो तो प्रेस वाला उसको दोबारा टाइप करता था। मतलब जिस तरह से अंग्रेजी में अगर अपन कहीं भी टाइप करें उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, हिंदी में ये बहुत बड़ी समस्या थी कि कीबोर्ड चूंकि अलग होते हैं। तो सुनील जी ने कहा कि इसका क्या तरीका है, खोजिए। तो हम लोगों ने, और भी हमारे अनेक मित्र हैं यहाँ इस मंच से, मैं हमारे एक और मित्र और हमारे मार्गदर्शक अनुराग सीठा जी को भी स्मरण करना चाहूँगा कि उनकी मदद से हम लोगों ने यूनिकोड फॉन्ट, जिस पे अनुराग जी ने बहुत काम किया, तो यूनिकोड जो फॉन्ट है जो हमारे कंप्यूटरों में पहले से प्री इंस्टॉलेड है, तो उसमें कीबोर्ड की एक रूपता रहती है। आजकल बहुत प्रयोग में आ गया और हम मोबाइल पे भी जो टाइप करते हैं वो भी उसमें यूनिकोड रहता है। तो सुनील जी को मैंने वो सारी उस तरह की टेक्नोलॉजी हैं उनको बताई, लेकिन वो हमेशा कभी भी उनको दिक्कत आई तो वो हिचकते नहीं थे। मतलब वो मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे और जानकारी लेने के लिए भी हमेशा वो आगे रहते थे। तो ऐसे हमारे सुनील जी। भोपाल के कला कर्मियों, रंगमंच से जुड़े युवाओं, संस्कृति प्रेमी दर्शकों में सुनील जी हमेशा ही मददगार और बड़े भाई की भूमिका में रहे। वे हमारे दिलों में आज भी हैं और उनकी सौम्य स्मृति हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।